Okay, I think we have to start with what activity number 2.8. 2.7 तक हमारा हो चुका था, isn't it? आपकी आवाज़ नहीं आ रही बेटा, आप एक काम करो चैट बॉक्स में बोलो. डू वन थिंग, मैं इसको रमेश सर टू को होस्ट बनाता हूँ, राइट. रमेश सर टू जो ये होस्ट है, राइट. तो ये मोबाइल पे आप रमेश सर टू पे जो है चैट बॉक्स में बताओ कि क्या हुआ था, ठीक है. आपकी आवाज़ मुझे. ओके. यस, थैंक यू सो मच. So let's start. 2.8 activity. Why we are going to do this activity right now? What do all acid and bases have in common? Right now, we have to check about acid and base. We have to check the conductivity of acidic solution as well as basic solution. हम लोग को एसिडिक एज वेल एज बेसिक सोल्यूशन का कंडक्टिविटी चेक करना है कि अगर मैं इसके अंदर से करंट पास करूंगा तो व्हाट विल हैपन, हम लोग को चेक करना है, राइट. Okay. So now it is visible to you. Wait. Okay. कुछ नोट बनाया. Am I audible to you? Let's start the chapter without wasting our time. एक्चुअली बच्चे लेट आए, ऊपर से रिकॉर्डिंग का भी थोड़ा इशू था तो वो चेक कर रहा था. So let's start without wasting our time. Now, I'm audible. Okay, beta. So here, what we have to do, we have to check the activity means conductivity of what solution of acid. Different things, right? ना different things are there. हम लोग को उनकी कंडक्टिविटी चेक करना है कि उसमें से कंडक्टिविटी होती नहीं. पहले कंडक्टिविटी क्या होती है? फर्स्ट क्वेश्चन अराइजेस, व्हाट इज कंडक्टिविटी. हम लोग को, अगर मैंने कंडक्टिविटी की बात कर रहा हूँ, मैं इलेक्ट्रो कंडक्टिविटी चेक कर रहा हूँ, तो पहले हम लोग को मालूम होना चाहिए व्हाट इज कंडक्टिविटी, व्हाट इज करंट, राइट ना. हम लोगों को मालूम है करंट को, अगर मैं बोलूँगा तो व्हाट इज करंट. करंट इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, राइट ना. और करंट अगर किसी के अंदर से पास होता है तो मैं बोल सकता हूँ कि सब्सटेंस क्या है, कंडक्टिव या कंडक्टर है, राइट ना. वो कंडक्टिविटी शो करता है ना. सब्सटेंस विच by which the current can be passed, right now such substances are called as conductor, right. कंडक्टर होता है. नाउ कौन से सब्सटेंस जो है कंडक्ट करेंगे इलेक्ट्रिसिटी, है ना. कौन से सब्सटेंस जो है कंडक्ट करेंगे. तो क्वेश्चन ये उठता है कि कौन करंट पास करेगा. तो ऑब्वियसली मैंने बोला कंडक्टर क्या होता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन या फिर आयंस पास होंगे. अगर कोई चीज़ है, मैंने क्यूब लिया, एक क्यूब में ये समझो एग्जाम्पल NaCl का क्यूब है, राइट. NaCl का क्यूब है, बट NaCl के मॉलिक्यूल जो है वो कॉम्पैक्टली अरेंज है इसके अंदर, राइट ना. NaCl के मॉलिक्यूल है, राइट. जब इसमें से करंट पास करूंगा तो इसका मतलब इसके अंदर आयंस ही नहीं है, इसके अंदर आयंस प्रेजेंट नहीं है. तो ऑब्वियसली आयंस नहीं है तो आयंस माइग्रेशन होगा क्या, माइग्रेशन ऑफ आयन विल टेक प्लेस और नॉट, नहीं होगा. आयंस प्रेजेंट ही नहीं है तो आयंस माइग्रेट करेंगे क्या बेटा, नहीं करेंगे. इसका मतलब अगर मैं NaCl की बात करता हूँ तो NaCl जो है वो क्या है, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है. सॉलिड NaCl, सॉलिड, हाँ मेंशन कर रहा हूँ सॉलिड. सॉलिड NaCl अगर आप देखेंगे तो वो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, मतलब उसमें से करंट पास नहीं होगा बिकॉज उसके अंदर आयंस प्रेजेंट नहीं है, isn't it? But if you take an example of solution of NaCl, solution of NaCl एग्जाम्पल, हम लोग सब लोग ने 3 इडियट तो देखा होगा, है ना. आप लोग बोलेंगे सब जब देखो जब सभी सब 3 इडियट कोई मूवी का एग्जाम्पल लेते हैं तो अच्छी मूवी है ना इसलिए, राइट. तो अगर आप देखेंगे तो NaCl जो है वो ऐसा सॉल्ट है, सॉरी,
हाँ, थ्री इडियट मूवी पे था ना मैं। थ्री इडियट मूवी अगर आप देखे होंगे तो थ्री इडियट में हम लोग को मालूम है कंडक्टिविटी का एग्जांपल आमिर खान याद है, उसका रैगिंग करते हैं स्टार्ट में। तो रैगिंग का जो सीन है वहाँ पर हम लोग को एग्जैक्टली मालूम पड़ता है कि जो है NaCl अगर सोल्यूशन मतलब यूरिन, हमारा यूरिन क्या है, यूरिन में क्या होता है, सॉल्ट होता है। तो ऑब्वियसली वो सोल्यूशन फॉर्म ऑफ सॉल्ट है, सोल्यूशन है, सॉल्ट का सोल्यूशन है। तो यहाँ क्या होगा, यूरिन में से जब करंट पास करते हैं तो करंट पास हो जाता है, बराबर ना। तो वैसे ही NaCl के सोल्यूशन में से अगर करंट पास करेंगे तो पास हो जाएगा। क्यों पास होगा, क्वेश्चन है। तो बिकॉज NaCl जैसे पानी में जाएगा तो इट विल फॉर्म Na प्लस एक्वस प्लस Cl माइनस एक्वस, राइट। हियर द आयंस आर फॉर्म, राइट ना, आयंस आर देयर, और आयंस है तो माइग्रेट करेंगे, और माइग्रेट करेंगे तो इसका मतलब कंडक्टिविटी शो करेंगे। अंडरस्टूड। तो इससे मेरे को कंक्लूड ये हुआ कि वो सब्सटेंस जिसके अंदर आयंस फॉर्म होंगे सोल्यूशन के अंदर, वो क्या करेगा, वो कंडक्टिविटी शो करेगा, और जो आयंस फॉर्म जिसमें नहीं होंगे वो कंडक्टिविटी शो नहीं करेगा। अंडरस्टूड बेटा, यहाँ से समझा। स्टार्ट। यहाँ पर क्या बोला है, टेक अ सब्सटेंस ऑफ ग्लूकोज, अल्कोहल, HCl, सल्फ्यूरिक एक्सेट्रा। आपको जो सोल्यूशन लेना है ये चार दिया, चारों ही लेंगे हम लोग, राइट। उसके बाद दो नेल्स को हम लोगों को फिक्स करना है, राइट ना, ऑन द कॉक, एंड प्लेस अ कॉक इन अ 100 ml बीकर। हम लोग को एक कॉक में दो नेल्स को फिक्स करना है, दोनों को 1 सेंटीमीटर अपार्ट कर दो, दूर कर दो, राइट ना, टच नहीं करना है फिलहाल के लिए, राइट हम लोग को, राइट। हम लोग ये अगर ऐसा नहीं भी करेंगे तो आप बस बीकर ले लो, इतना नहीं आएगा आपको। तो एक बीकर में यहाँ पे एक नेल जो है इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रोड बिहेव करेगा, दूसरा नेल जो है वो भी इलेक्ट्रोड बिहेव करेगा। तो यहाँ पर हम इलेक्ट्रोड की तरफ डालेंगे हम लोग, और इसको सर्किट से कनेक्ट करेंगे। यहाँ पे हमारा सर्किट है, बैटरी है, राइट। और यहाँ पर बल्ब लगाया है, यहाँ पे क्या दिख रहा है, बल्ब लगाया है। ये बल्ब क्यों लगाया है, तो आप यहाँ पे बल्ब लगाओ, फैन लगाओ, या फिर कोई भी ऐसी चीज़ जो जो हम लोग को शो करेंगी कि भाई करंट पास हो रहा है ये नहीं हो रहा है, राइट। अब यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर ये दोनों टच नहीं है, राइट। अब मैं पहला क्या काम करता हूँ, इसको बाहर निकालता हूँ, पहले इसको अंदर डालने से पहले टच चेक करता हूँ। तो मैं जब बैटरी ऑन करूँगा, करंट पास करूँगा, और ये दोनों जो इलेक्ट्रोड है उसको टच करूँगा, एक दूसरे से टच करूँगा, तो व्हाट विल हैपन, ये इलेक्ट्रोड टच होने के बाद ये बल्ब जो है बल्ब जो है वो ग्लो करेगा। क्या करेगा, ग्लो करेगा। क्यों ग्लो कर रहा है ये, बिकॉज यहाँ से टच होने की वजह से सर्किट कंप्लीट हो गई, और सर्किट कंप्लीट हो गई इसका मतलब करंट पास हो रहा है, राइट। तो सिमिलर वे हम लोग देखेंगे कि ये चीज़ ग्लो करेगी या नहीं करेगी, वो देखना है हम लोग को, ठीक है। अगर मैं, अब क्या करना है हम लोग को, ये उसने वहाँ पर दिया है कि हम लोग कॉर्क में फंसाएंगे, इसलिए दिया है ताकि ये इलेक्ट्रोड टच ना हो। अगर टच हो जाएगा तो हम लोग को एग्जैक्टली रिजल्ट नहीं मिलेगा, बट वैसे आप अगर सही से इसको होल्ड करेंगे, इसको लटकाएंगे ठीक तरीके से, तो वो टच नहीं होता, उसको दूर ही रखना है, ठीक है। अब क्या करूँ मैं, अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा कि हम लोग इसमें सोल्यूशन लेंगे, वन बाय वन अलग अलग सोल्यूशन लेंगे। पहला मैं क्या करूँगा, अल्कोहल का सोल्यूशन लूँगा, इसका लूँगा, अल्कोहल का सोल्यूशन लिया, राइट। अल्कोहल का सोल्यूशन लिया तो क्या होगा बोलो बेटा, राइट। अल्कोहल में जब हम लोग करंट पास करेंगे, जैसे अल्कोहल लिया उसके बाद यहाँ से करंट पास किया मैंने, और ये दोनों दूर है, टच नहीं है, जो बल्ब ग्लो होना चाहिए। अगर यहाँ से यहाँ तक करंट पास हो सकता है तो ही ये ग्लो होगा, अगर ये दोनों के बीच में करंट पास नहीं हो रहा है इसका मतलब ग्लो नहीं होगा। तो यहाँ पे जब अल्कोहल में हम लोग क्या करेंगे, अल्कोहल में करंट पास करेंगे, ये करंट पास करेंगे, करंट यहाँ तक आया, मगर इसके आगे बिकॉज अल्कोहल जो डिसोसिएट नहीं होता, मतलब अल्कोहल में अगर देखेंगे तो अल्कोहल में आपको ये बल्ब ग्लो नहीं होते हुए दिखेगा। ग्लो नहीं हुआ इसका मतलब कंडक्टिविटी अल्कोहल शो नहीं करता, और अल्कोहल कंडक्टिविटी शो नहीं करता है, क्यों नहीं शो कर रहा है, आंसर ये है कि अल्कोहल डज नॉट डिसोसिएट इनटू इट्स आयन इन इट्स सोल्यूशन। सोल्यूशन के फॉर्म में अल्कोहल को जब पानी में डालेंगे तो अल्कोहल जो ब्रेक नहीं होता, लाइक NaCl, नमक को अगर पानी में डालेंगे तो Na प्लस और Cl माइनस बनता है, वैसे ही अल्कोहल ब्रेक नहीं होता। यहाँ तक समझा हम लोगों, समझा, अंडरस्टूड और नॉट बेटा, रिस्पॉन्स करो प्लीज, थम्स अप का यूज करो, मैसेज का यूज करो, रिस्पॉन्स पास करने का। क्या ऐसे ऐसे तुम लोग का टाइम ये हो गया क्या, पहले स्टार्ट में इतना एक्टिव थे तुम लोग। अंडरस्टूड ना, ओके।
अभी मेरे को ऐसा नहीं चाहिए, मैं जब अंडरस्टूड बोलूंगा सभी का आंसर आना चाहिए, सब लोग थम्स अप देंगे। ओके, सभी लोग थम्स अप देंगे, और नहीं समझिएगा तो यू कैन आस्क मी ऑन इन चैट बॉक्स, चैट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं कि व्हाट इज द क्वेश्चन। ठीक है, ओके। नाउ मैंने अल्कोहल ले लिया, राइट, पहला हम लोग का अल्कोहल हो गया, राइट। अब हम लोग क्या करेंगे, फिर से ये अल्कोहल, यहाँ से अल्कोहल हटाया। अब किसका सोल्यूशन बनाऊंगा, ग्लूकोज, ग्लूकोज जो होता है ना, ग्लूकोज तो हम लोगों ने पढ़ा होगा, C6H12O6, राइट ना। तो यानी शुगर, एक तरह का शुगर है, एक तरह का क्या है, शुगर है, राइट। शुगर को जो पानी में डालेंगे तो ये क्या होगा, डिजोल्व हो जाएगा, डिजोल्व हो जाएगा, है ना, पानी में वो घुल जाता है, देखा है हम लोगों ने, डिजोल्व हो जाएगा, राइट। बट जब इसमें से करंट पास करेंगे, यहाँ से मैं करंट पास करूंगा, तो यहाँ से करंट पास नहीं होगा, यहाँ से करंट क्या होगा, पास नहीं होगा, मतलब ये ग्लो नहीं करेगा, बल्ब ग्लो नहीं करेगा। अब बल्ब ग्लो क्यों नहीं कर रहा है बेटा, बिकॉज यहाँ से करंट पास नहीं हो रहा है, इसलिए ग्लो नहीं कर रहा। अब करंट पास क्यों नहीं हो रहा, इससे मेरे को मालूम पड़ा, ग्लूकोज को जब पानी में डालेंगे तो ये डिसोसिएट नहीं होता, लाइक Na+NCl- की तरह ये डिसोसिएट नहीं होता। अब आप बोलेंगे सर, अभी तो आपने बोला कि ये डिजोल्व हो गया, पानी में डालने के बाद डिजोल्व हो गया, तो फिर कैसे डिसोसिएट नहीं हो रहा है, टूटना चाहिए ना पानी में डालने के बाद। बेटा, डिसोल्यूशन और डिसोसिएशन इज अ डिफरेंट प्रोसेस, दोनों के दोनों अलग अलग रिएक्शंस हैं। डिसोल्यूशन मतलब क्या होता है, किसी मॉलिक्यूल का डिसॉल्व होना, पानी में घुल जाना। अब वो सारे घुलने का प्रोसेस जो होता है वो सब डीप में हम लोग 12 में पढ़ने वाले। बट डिसोसिएशन मीन्स अलग पार्ट होता है, डिसोसिएशन मीन्स व्हाट, यहाँ पर क्या है, बॉन्ड टूटता है, और बॉन्ड टूटने के बाद हेट्रोलिटिक एंड होमोलिटिक फिजन होता है, वो हम लोग ने देखेंगे 11 के अंदर। और कोई इलेक्ट्रॉन मतलब खींच लेता है बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ, तो वो नेगेटिव आयन बन जाएगा। कोई इलेक्ट्रॉन किसी के पास से चले गए तो वो पॉजिटिव आयन बन जाएगा। एंड हियर वी विल गेट कटायन और अनायन। और बिकॉज आयंस फॉर्म होता है जब बॉन्ड डिसोसिएट होता है, तो आयन फॉर्म होने के बाद आयंस वहाँ पर सोल्यूशन में रहते हैं, तो उसमें से जब करंट पास करेंगे तो कंडक्टिविटी शो करेगा। अंडरस्टूड। तो ग्लूकोज का समझा हम लोगों को, ग्लूकोज में क्या होगा, हम लोग को करंट नहीं पास होगा। रिस्पॉन्स करो बेटा, अंडरस्टूड और नॉट, थम्स अप यूज करो। एक ही बच्चे को समझा, यस। आकाश, डू यू हैव डाउट? ओके, तो यहाँ पर आप, मैंने इसको नोट्स बनाया हुआ, देखो आप देखेंगे तो जब अल्कोहल में से पास करेंगे तो कंडक्टिविटी शो नहीं होती है, ग्लूकोज में से कंडक्टिविटी शो नहीं होती है। रीज़न रीज़न क्या है, बिकॉज यहाँ पर अल्कोहल एंड ग्लूकोज जो है वो डिसोसिएट नहीं होते आयंस के अंदर। अच्छा, एक क्वेश्चन ये उठता है, कभी कभार कुछ लोग ऐसा करते हैं, मैंने कई बार देखा है ऐसा, लोगों को बच्चे करते हैं, तो बच्चों को क्या होता है, इसके सोल्यूशन में से भी करंट पास होते हुए दिखता है, मतलब बल्ब जो है ग्लो हो जाएगा, है ना। ग्लूकोज का सोल्यूशन लिया, उसमें बल्ब ग्लो हो जाएगा। अब क्वेश्चन उठता है, सर ये तुमने तो बोला नहीं होना चाहिए, फिर क्यों ग्लो हुआ। यहाँ पर आपकी मिस्टेक है बेटा, आपकी क्या मिस्टेक है, आपने जो पानी यूज़ किया है, अगर वो पानी डिजोल्व करने वाला पानी जो है वो डिस्टिल वाटर नहीं है, डिस्टिल वाटर यूज़ करना है आपको, पानी कोई भी चीज़ को डिजोल्व करने के लिए। अगर आप टैप वाटर यूज़ करेंगे तो टैप वाटर में पहले से ही आयंस प्रेजेंट होते हैं, टैप वाटर में हल्का सा नमक होता है, टैप वाटर जो है हल्का सा नमक होता है, Cl- आयन, क्लोराइड माइनस आयन, ब्रोमीन आयन, ये सारे आयंस पहले से प्रेजेंट होते हैं उसके अंदर, पानी के अंदर। तो पहले से पानी में आयंस प्रेजेंट है, तो तुमने क्या किया, आयंस डाला है, तो ये बिकॉज ऑफ ग्लूकोज के आयंस की वजह से कंडक्टिविटी नहीं शो कर रही है, ये तुम्हारे जो वाटर है, वाटर में जो आयंस प्रेजेंट है उसकी वजह से कंडक्टिविटी शो हो रही है। याद रखना, डिस्टिल वाटर में करंट पास नहीं होता। अगर वाटर डिस्टिल है, प्योर वाटर है, तो उसमें करंट पास नहीं होगा क्योंकि उसमें आयंस नहीं होते। बट अगर आप टैप वाटर लेंगे उसमें से करंट पास होगा, राइट, अंडरस्टूड बेटा। नाउ HCl, सेम आप अगर HCl लोगे तो HCl जब करंट पास करोगे तो क्या होगा, कंडक्टिविटी शो होगी, है ना, कंडक्टिविटी शो होगी, राइट। कंडक्टिविटी शो क्यों हो रही है, बिकॉज HCl जो है वो एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। HCl क्या है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, मतलब एक तरह का वो चीज़ जो कंप्लीट डिसोसिएट होती है। जितने भी स्ट्रॉन्ग एसिड्स है, जितने भी स्ट्रॉन्ग बेस है, जितने भी स्ट्रॉन्ग, है ना, जितने भी स्ट्रॉन्ग चीज़ है ना, तो वो चीज़ क्या है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, याद रखना। जितने भी स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग बेस है, सब क्या है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में आते हैं। और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो होता है वो क्या होता है, वो
करंट पास करता है, क्योंकि वो कंप्लीट डिसोसिएट होगा। मतलब HCl जो अगर मैं 100 मोल लेता हूँ तो जब वो टूटेगा तो क्या आएगा, 100H+ बनेगा और 100Cl- बनेगा, कंप्लीटली डिसोसिएट होंगे। अंडरस्टैंड? तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो है वो इलेक्ट्रोलाइट होते हैं जो कंप्लीट डिसोसिएट होते हैं। ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट क्या है, वर्ड मैंने लिया, आपको पूछना चाहिए सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। आपने पूछा नहीं, राइट। आपका काम होता है कि पूछना है व्हाट इज इलेक्ट्रोलाइट। तो इलेक्ट्रोलाइट वो चीज़ होती है जो पानी में डालने के बाद कंप्लीट डिसोसिएट होता है। वो चीज़ जो पानी में डालने के बाद डिसोसिएट होता है और कंडक्टिविटी शो करता है, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट। और अगर पूरा डिसोसिएट होता है उसको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। अगर पार्शियली डिसोसिएट होता है इसका मतलब वो वीक इलेक्ट्रोलाइट है। ठीक है। जितने भी स्ट्रॉन्ग चीज़ें, चाहे स्ट्रॉन्ग बेस हो या स्ट्रॉन्ग एसिड है, वो सब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में आते हैं। तो ये टूटेगा, ऑब्वियसली ये टूटेगा, तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे डिसोसिएशन कंप्लीटली हो रहा है, इसलिए ये करंट शो करेगा, कंडक्टिव शो करेगा। सिमिलर H2SO4 भी स्ट्रॉन्ग एसिड है, इसका मतलब ये पानी में डालेंगे तो कंप्लीटली डिसोसिएट होगा, टूटेगा, आयन बनेंगे, इसलिए ये कंडक्टिव शो कर रहा है। सेम NaOH इज स्ट्रॉन्ग बेस। ये क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस का एग्जाम्पल है। तो स्ट्रॉन्ग बेस जब पानी में डालेंगे तो Na+NOH- मिलेगा और कंप्लीटली मिलेगा। जितना मोल मैंने पहले स्टार्ट में लिया था उतना पूरे मोल मिलेंगे, तो इसलिए ये कंडक्टिविटी शो करेगा। अंडरस्टूड? रिस्पॉन्स प्लीज। एनी डाउट? हम सब यूज करो यार। ओके, नो डाउट ना टिल yet? सो हियर वी हैव कंप्लीटेड कि कहाँ कहाँ कौन कौन से केस में बल्ब ग्लो करेगा और क्यों। तो यहाँ पर हम लोग को मालूम पड़ा HCl, H2SO4, NaOH, ये कोई भी अगर आप लेंगे स्ट्रॉन्ग चीज़ लेंगे तो उसमें एक बल्ब ग्लो करेगा, बिकॉज वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। क्या है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। ठीक है। वीक इलेक्ट्रोलाइट मतलब क्या, वीक इलेक्ट्रोलाइट भी बता देता हूँ। जो कंप्लीट, वो भी डिसोसिएट होते हैं मगर कंप्लीट नहीं होते। एग्जांपल एसिडिक एसिड। एसिडिक एसिड अगर आप देखेंगे तो ये भी डिसोसिएट होगा और आपको क्या मिलेगा, CH3COO- + H+। मगर यहाँ पर बिकॉज ये पार्शियली डिसोसिएट होता है, कितना होता है, 0.5 से 5% डिसोसिएट होता है। मतलब 100% में से 95% ये एज इट इज रहेगा और यहाँ पे 5% ये आएगा। 100 मोल अगर लिया उसमें से 91 यही रहेंगे, 5 मोल बनेंगे ये आयंस। मगर आयंस है ना, तो कंडक्टिविटी शो करेगा, मगर पहले के मुकाबले HCl के मुकाबले में कम कंडक्टिविटी शो करेगा, इस तरीके से। अंडरस्टूड? ओके। नाउ 2.9 एक्टिविटी देखते हैं हम लोग। 2.9 एक्टिविटी। नाउ इन 2. मैं उल्टा जा रहा हूँ। 2.9 activity, what we have to do, we have to uh, do the activity based on litmus paper। हम लोग को लिटमस पेपर का चेक करके पता करना है कि क्या होता है, pH वगैरह निकालना है। लाइक एक्शन क्या होगा एसिड पे, अगर देखेंगे तो या बेस का एक्शन देखेंगे तो क्या होता है, तो देखना है। ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो करना क्या है, हम लोग को एक्टिविटी करने बोला है। लिटमस पेपर का पहले हम लोग को समझाने के लिए एक्टिविटी, एक्चुअली में एक्टिविटी क्या है, इट एक्सप्लेन क्या करता है, हाउ लिटमस पेपर वर्क। ठीक है। क्या शो करता है, हाउ द लिटमस पेपर वर्क। अब लिटमस पेपर कैसे वर्क करता है ये पहले समझिए। यहाँ पे लिखा हूँ, लिटमस पेपर वर्क ऑन H+- एंड OH- इस पे वर्क करता है H+- एंड OH- मतलब अगर तुम्हारे सोल्यूशन में या फिर किसी चीज़ के अंदर H+- दिखेगा उसको तो वो एक्ट करेगा, OH- दिखेगा तो अपना कलर चेंज दिखाएगा। अगर ये सब नहीं दिखेंगे तो कलर चेंज नहीं दिखाएगा। अब अगर मैं कोई एसिड लेता हूँ, एग्जाम्पल HCl लिया, एसिड कब जाके H+ और Cl- बनेगा, कब ये H+ और Cl- बनेगा, जब इसको मैं पानी में डालूंगा, पानी में डालूंगा, एक्वेस में डालूंगा, पानी में डालूंगा तो H+ और आयन और Cl-। पानी नहीं डालूंगा तो HCl जो है वो टूटेगा क्या, विदाउट वाटर HCl टूटेगा क्या, नहीं। बिना पानी के
तो HCl टूटता नहीं है, ब्रेक डाउन नहीं होता। ठीक है, तो हम लोग को डिसोसिएशन करने के लिए पानी की रिक्वायरमेंट है, वाटर की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, अब यहाँ पे एक्टिविटी पे आते हैं हम लोग। हम लोग ने लिटमस का वर्क समझ लिया, लिटमस वर्किंग कैसे करता है, राइट। अब मैं इसका आता हूँ एक्टिविटी में। एक्टिविटी में क्या है, हम लोग क्या करेंगे, सोडियम क्लोराइड लेंगे, एक टेस्ट ट्यूब में दिख रहा है आपको, और उसके अंदर H2SO4 डालेंगे, क्या डालेंगे, H2SO4। दिस इज एसिड बेस रिएक्शन, वी नो दैट व्हेन एसिड रिएक्ट विद बेस इट फॉर्म सॉल्ट एंड सॉल्ट में वाटर बनाता है, मगर यहाँ पर एसिड बेस रिएक्शन, सॉरी मेरी मुझसे गलती होगी, यहाँ पे NaCl लिए ना हमने, मिस्टेक हो गई। हम लोग यहाँ पर करेंगे, सॉल्ट लिया उसमें एसिड डाला, सॉल्ट लिया और एसिड डाला। तो यहाँ पर देखो, सॉल्ट में जब HCl डालेंगे ना, NaCl में H2SO4 डालूंगा, तो क्या होगा, Na पॉजिटिव वो जो SO4 के पास जाएगा, और H पॉजिटिव जो क्या करेगा, Cl के पास जाएगा। तो Na जब SO4 के पास जाएगा तो NaSO4 बनेगा, क्योंकि Na की वैलेंसी +1 है, इसकी वैलेंसी -2 है। मैं बोल रहा हूँ मॉलिक्यूल बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसको ये करते हैं, क्या करते हैं, ये जो वैलेंसीज है उसको बैलेंस करते हैं। उसको बैलेंस करने के लिए क्या करूँगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये +2 हो जाएगा। ये 2 से मल्टीप्लाई हो गया तो मिटा दो, ये हमारा बन गया सोडियम सल्फेट। तो सोडियम जब रिएक्ट करेगा, सोडियम जाएगा सल्फर के पास, तो वी विल गेट सोडियम सल्फेट। सिमिलरली H जाएगा Cl के पास, वी विल गेट HCl। हियर सोडियम इज 2, तो मैं यहाँ पे 2 लगा दूंगा, आगे मेंशन नहीं किया हूँ, मिस्टेक है मेरी, यहाँ पे 2 मैंने लगा दिया NaCl के आगे। तो Cl 2 हो गया, तो इसलिए यहाँ पर 2 लगाना पड़ा, राइट, और रिएक्शन बैलेंस। अंडरस्टूड। यहाँ पर जो HCl निकला है ना, वो गैसेस फॉर्म है, कौन से फॉर्म में, गैस फॉर्म में। तो यहाँ पे हम लोग को गैस निकलते हुए दिखेंगे, और ये गैस जो है वो HCl की गैस है। कौन सी गैस है, HCl की गैस। अब इसी का टेस्ट करना है हम लोग को, ये गैस से हम लोग लिटमस पेपर टच करेंगे और पता करेंगे कि गैस का असर लिटमस पेपर पर होता है कि नहीं। आप यहाँ पे कौन से लिटमस पेपर यूज करेंगे, पहला जो हम लोग यूज करेंगे ड्राई लिटमस पेपर और वेट लिटमस पेपर। या ऑब्वियसली हम लोग को मालूम है कि HCl गैस है तो एसिडिक होगी, तो एसिडिक का चेंज देखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ब्लू लिटमस पेपर में देखेंगे ना। ब्लू हम लोग को मालूम है एसिडिक को पहचानने के लिए हम लोग ब्लू लिटमस देखते हैं। ब्लू लिटमस जब क्या बन जाता है, रेड हो जाएगा, इसका मतलब सोल्यूशन जो है एसिडिक। तो चेक करते हैं, जब हम लोग वेट लिटमस पेपर, अगर मैंने लिटमस पेपर लिया, उसको डिजोल्व कर पानी में डाल के लिया, पानी में डीप करके लिया, डिजोल्व नहीं, पानी में डीप करके लिया, और जब ये गैस निकल रही है यहाँ से, बाहर निकल रही है और मैंने क्या किया, यहाँ पे लिटमस पेपर लगा दिया। कौन सा लिटमस पेपर लगाया हमने, यहाँ पर अगर मैं कलर ओके, तो मैंने लिटमस पेपर लगाया यहाँ पे, मैंने यहाँ पर ब्लू लिटमस पेपर, राइट, ब्लू लिटमस पेपर लगाया। जैसे मैं यहाँ पर वेपर ऊपर आएगी, तो वेपर जो है वो यहाँ पे जब टच हो जाएगी, तो ये पार्ट जो है ना वो क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा। ये पार्ट जो है क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रेड। तो यहाँ पर रेड क्यों हुआ, बिकॉज HCl हवा में ऊपर आया, HCl गैस फॉर्म में। जैसे वो वेट लिटमस से टच हुआ, तो वेट पानी है ना, पानी से टच हुआ तो पानी ने क्या किया, ऐसे एक्शन, अपना एक्शन दिखाया, और पानी इसको डिजोल्व कर दिया, इसको विकसित किया, तो ये H+ बन गया और Cl- बन गया। और यहाँ पे H+ आयन दिख गया हम लोग को, तो बिकॉज ऑफ H+ आयन जो ब्लू लिटमस है वो रेड बन गया। अंडरस्टूड, समझा यहाँ तक ये, रिस्पॉन्स प्लीज। यस स्टूडेंट्स, आर यू देयर, सभी लोग वीडियो ऑन कर बेटा, खाली बैठना नहीं है बेटा। यस स्टूडेंट, व्हाट आई एम आस्किंग, अंडरस्टूड और नॉट। दो हो गए, बाकी लोग, चेतन, स्मृति, वो इतना बोलने के बाद नहीं देना चाहिए, तो बोले ना, जैसे बोला, जैसे आपको कौन है, युवराज। ओके, एनी डाउट इज देयर, यू कैन आस्क मी नाउ। सेम एक्सपेरिमेंट अगर मैं ऐसा करता हूँ, कैसे करता हूँ, सेम एक्सपेरिमेंट मैंने क्या किया, मैं ड्राई लिटमस पेपर लेके जाऊँगा, क्या करूँगा, ड्राई लिटमस पेपर। तो यहाँ पर से गैस निकल रही है,
राइट। मैंने लिटमस ब्लू वाला लिटमस लिया, मगर वो ब्लू लिटमस जो है ड्राई, मगर लिटमस लिया मैंने ब्लू लिटमस लिया, राइट। मगर ये लिटमस जो है पूरा के पूरा ड्राई है, राइट। यहाँ से गैस निकाल लिए, लिटमस जो है ड्राई है। अभी जब गैस इसको टच होगी तो ये चेंज नहीं करेगा, कलर चेंज नहीं दिखाएगा। क्यों नहीं चेंज दिखाएगा? बिकॉज यहाँ पानी का कोई नहीं है। अच्छा, यहाँ पर ये एक्सपेरिमेंट जब भी परफॉर्म करेंगे तो आपको याद रखना है कि आप जो है, आपका जो एरिया है वो मॉइस्चराइज नहीं होना चाहिए। मतलब यहाँ पे लिखा होगा, हो सकता है आपके बुक में लिखा हो, मतलब एरिया में अगर पानी रहेगा, आसपास पानी रहेगा, तो यहाँ पे लिखा होना चाहिए, कहीं ना कहीं तो लिखा होगा। अच्छा, लिखा है, देखो, नोट फॉर टीचर दैट क्लाइमेट, if the climate is very humid, right ना, you will have to pass the gas। आपको क्या करना पड़ेगा, ये गैस कहाँ से पास करना पड़ेगा, ये ड्राइंग ट्यूब में, है ना, कैल्शियम क्लोराइड का चेम्बर से पास करेंगे हम लोग, तो ऐसा होगा। तो कैल्शियम क्लोराइड का चेम्बर बोलना बेटा वहाँ पर वो, क्योंकि कैल्शियम क्लोराइड क्या करेंगे, क्योंकि ह्यूमिड कंडीशन ना, तो गैस जो इसमें ऐसी ऊपर आ जाएंगे ना, ऐसी फास्ट ऊपर आ जाएंगे, तो क्या होगा, वो बाहर के एटमॉस्फेयर के मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेगी और पानी इसके अंदर आ जाएगा। तो गैस गैस जो ड्राई नहीं रहेगी, और उसके अंदर पानी आएगा तो वही पानी को ले करके वो जो एच है वो वहीं पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, और आपका एग्जैक्ट रिजल्ट नहीं मिलेगा ड्राई लिटमस के बाद। तो आपको करना क्या है, आपको इसको पास करना एक चेम्बर से कैल्शियम क्लोराइड की चेम्बर। कैल्शियम क्लोराइड की प्रॉपर्टी क्या है, वो पानी को एब्जॉर्ब करता है। तो जैसे इसमें से गैस पास करेंगे तो गैस में जितना पानी है उसको ये एब्जॉर्ब कर लेगा, और यहाँ से हम लोग को ड्राई गैस मिलेगी। और ड्राई गैस जब कॉन्टैक्ट करेंगे ड्राई से, बिकॉज देयर इज नो वाटर, तो एक्चुअल एज भी रहेगा, ये ब्रेक नहीं होगा। और ब्रेक नहीं हुआ इसका मतलब क्या है, आपका कलर में कोई चेंज नहीं आएगा, आपका लिक्विड का कलर ब्लू ही रहेगा, रेड नहीं होगा। अंडरस्टूड? रिस्पॉन्स प्लीज। नाम लेने के बोलेंगे पर बराबर रिस्पॉन्स करेंगे, या दोनों से एक ही होना चाहिए, या तो डाउट आना चाहिए या फिर रिस्पॉन्स करना चाहिए। ओके, तो हमने एक्टिविटी किया, तो यहाँ पर वही बोला है फिर कि एच प्लस आयन। अच्छा, एक पॉइंट में बोलना भूल गया, एच प्लस आयन कभी भी एच प्लस आयन के फॉर्म में कभी नहीं रहेगा। एच प्लस आयन जो पानी रहेगा वहाँ पर पानी से रिएक्ट कर जाएगा, और हमेशा एच प्लस आयन जो है H3O+ के फॉर्म में रहेगा। कौन सा फॉर्म रहेगा? H3O+ के फॉर्म में रहेगा, एच प्लस आयन। क्लियर हम लोगों? नेक्स्ट एक्टिविटी नंबर 2.10, 2.10 एक्टिविटी नेक्स्ट हम लोग। एक्टिविटी नंबर 2.10 यहाँ पे नीचे लिखी हुई है, राइट। हम लोग को यहाँ पर क्या चेक करना है कि मतलब सिंपल, बहुत इजी एक्टिविटी है, और इसमें समझने के लिए बहुत सारी चीज़ें आपको वो आपके फ्यूचर में बहुत ज़्यादा काम है, एक नई नॉलेज मिलेगी। अब यहाँ पे देखो बेटा, कोई इजी एक्टिविटी हम लोग को करना क्या है, एक बीकर लेना है या एक सोने के साथ ले लो, कोई भी चीज़ ले लो, आपको बुक में क्या बोला जाता है, बीकर बोला है, बीकर ले लेंगे, आप सोने के साथ भी ले सकते हैं। तो बीकर लिया मैंने, एक बीकर लिया यहाँ पर, राइट। व्हीकल में यहाँ पर मैंने क्या लिया, H2SO4 लिया, H2SO4 लिया, और इसके अंदर हमें पानी डालेंगे, H2 कितना हमें एनएल दिया होगा, यहाँ पर कम लिया होगा, ज़्यादा दिया तो फुल लिया होगा, ज़्यादा ध्यान दिमाग में रखने का, ये बहुत रिस्की है। अगर आप करोगे भी उसको ध्यान रखना, याद रखना, कभी भी ये तरीका ही होंगे, राइट ना, ये तरीका ही होंगे कि हम लोग एसिड को कभी भी डाइल्यूट करते हैं, एसिड में पानी डालेंगे, पानी में एसिड नहीं डालते, एसिड में पानी नहीं डालते, पानी में एसिड डालते, तरीका ये है। मगर बिकॉज ये बहुत छोटे लेवल पे कर रहे हैं, हम लोग एमएल में कर रहे हैं, तो हम लोग कर सकते हैं, क्योंकि हमने बीकर थोड़ा बड़ा लिया, राइट। अगर हम लोग ज़्यादा क्वान्टिटी, मतलब एक लीटर भी ऐसे काम कर रहे हैं, एक लीटर हल्दी करके पानी में डालेगा, तो आप कभी भी पानी में एसिड डालेगा, वो भी पानी में डालो ही नहीं, उसकी जगह पे आप क्या करेंगे, आप आइस लेंगे, पानी और आइस की डेंसिटी एक ही है, तो मतलब एक ही रहेगा, आइस लो और आइस पे एसिड डालो, राइट। ये क्यों? आपकी सेफ्टी के लिए, क्योंकि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी, तो आपका जो है मुंह जल सकता है, मतलब रिएक्शन करते हुए ये जो है ना वो बाहर आ जाएगा, तो बाहर आ जाएगा, एसिड मुंह पे आ जाएगा, और ऐसी मुंह पे आ जाएगा तो आपको आपका तेज जलने की चांसेस है, तो इसलिए हम लोग को ध्यान रखना है। तो कभी भी एसिड में पानी नहीं डालते, पानी में एसिड डालेगा, बहुत सारी, ठीक है। मैं क्वेश्चन पे आता हूँ।
यहाँ हम लोग वही बोले कि एसिड में थोड़ा सा 10 ml पानी डालना है, तो हमें 10 ml पानी डालना है और चेक करना है कि क्या हो। तो जैसे ही पानी H2SO को इसमें डालेंगे, क्या डालेंगे हम लोग H2SO को डालेंगे, तो यहाँ पर H एसिड है, एसिड H2SO क्या एसिड है, उसकी प्रॉपर्टी क्या है, वो H प्लस देगा। क्या कहता है एसिड की प्रॉपर्टी क्या होती है, वो सब्सटेंस which gives H plus ion in the solution, in the aqueous solution, या in its aqueous solution is called as acid। एसिड जो होता है जो H plus ion देता है, तो H2SO बोलता है एसिड है, तो अपना H plus ion उसको देगा, इसको H plus ion दिया तो ये क्या बनेगा H3O प्लस, क्या बनेगा H3O प्लस बन जाएगा। और H2SO को में से H प्लस गया, तो मतलब बचेगा क्या H2SO4 माइनस बच जाएगा। इसमें भी अभी एक बात है कि फर्दर रिएक्शन मिलेगा, और एक वस्तु इक्वल लेवल, और आपको क्या मिलेगा वापस से एक और मॉलिक्यूल H3 होकर मिलेगा और SO4 माइनस 2 बच जाएगा। वो तो रिएक्शन दिखाना नहीं है, आपको दिया नहीं तो बता देना, और ये और कंटिन्यू हो जाएगा। ये एक एक्सप्रेस है, लास्ट में H2SO4 माइनस 2 बचा, इसके बाद एक्सप्रेस होंगे, अब इससे आगे रिएक्शन नहीं है। तो ये जो प्रोसेस हो रहा है, ये प्रोसेस में क्या होता है हीट इवॉल्व होती है। तो क्या होता है हीट इवॉल्व, तो H3O प्लस जो है ना, इसका जो फॉर्मेशन है वो क्या होता है, इसमें हीट जो है रिलीज होती है, एनर्जी रिलीज होती है, सॉरी एनर्जी रिलीज होती है। विदाउट एनर्जी रिलीज हो रही है इस प्रोसेस में, तो इसका मतलब क्या होगा हीट जनरेट होगी, और इसलिए ये रिएक्शन जो है थर्मिक रिएक्शन, इसलिए रिएक्शन जो है थर्मिक है। समझ में आया हम लोग को, यस रिस्पॉन्स करना, रिस्पॉन्स खाली बैठेंगे तो मैं किसी को पढ़ा नहीं रहा, बच्चे रहेंगे तो पता लग होती है। ओके वेरी गुड। आपको डाउट है तो कुछ होता है नहीं, आपकी आवाज़ नहीं आ रही बेटा, चैट बॉक्स में पूछो बेटा, आपकी आवाज़ नहीं आ रही, क्या नाम है इसमें, पर आवाज़ नहीं आ रही। तो टेल मी यू कैन व्हाट यू कैन डू, आप चैट बॉक्स में पूछो, टेल मी व्हाट इज द डाउट बेटा। यू कैन यूज थम्स अप बेटा, दैट विल बी बेटर राइट ना, मैं डायरेक्टली देखूंगा थम्स अप से हम लोग को आइडिया हो जाएगा कि मेरे को समझ में आएगा कि समझ में आ गया है। मेरा टारगेट ये है कि बेटा आपको एक एक चीज़ समझ में आए, एक एक पॉइंट समझ में आए, राइट ना। आपका कॉन्सेप्ट बिल्ड कर रहे हैं हम लोग, तो ऑब्वियसली आपका एक एक पॉइंट समझना बहुत ज़रूरी है। तो आपका काम है कि एक एक पॉइंट समझ में आया या नहीं समझ में आया ये बता, तो उसके लिए आपको थम्स अप यूज़ करना है। थम्स अप यूज़ कर दो, मैं सफिशिएंट इनफ है कि हाँ, अगर आपको डाउट है कोई तो आप व्हाट यू कैन डू, यू कैन आस्क मी इन चैट बॉक्स, चैट बॉक्स में क्वेश्चन पूछो कि सर आपने ये पूछा मेरे को, तो ये बताया समझ में नहीं आया, तो कैन यू प्लीज रिपीट, मैं रिपीट कर दूंगा। ओके, ये तो हम लोग को समझा एसिड की बात, एसिड को अगर डाइल्यूट करेंगे पानी डालेंगे तो क्या होता है हीट निकलती है, समझ में आ गया। व्हाट अबाउट NaOH, NaOH में पानी डालेंगे तो क्या होता है, वो भी हीट जनरेट करेगा क्या, अभी यहाँ पे हीट जनरेट करेगा। अच्छा एक चीज़ बोलना भूल गया मैं, हम लोग को आगे ऑब्जर्वेशन करने बोला है, कि ये क्या ऑब्जर्वेशन करने बोला है, जब मैं डालूंगा तो देखना है कि जो बीकर है, बीकर के जो बॉटम पे हाथ लगा के देखना है कि गर्म हुआ है कि नहीं। ऑब्वियसली ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, थर्म को ही रिलीज कर रहा है, टेम्परेचर रिलीज कर रहा है, इसका मतलब यहाँ पर क्या है, ये तुम्हारा जो बॉटम है वो क्या हो जाएगा, हॉट हो जाएगा। आप लिखेंगे अपने ऑब्जर्वेशन में कि बॉटम जो है हॉट हो जाएगा, बिकॉज दिस रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक इन नेचर। एंड वाई दिस इज एक्सोथर्मिक वो भी बता दिया आपको, बिकॉज हियर H3O प्लस इज फॉर्म, राइट ना, HCO प्लस जो है फॉर्म हो रहा है, उसकी वजह से हीट रिलीज होती है, हीट रिलीज होगी तो अंडरस्टूड। कोई भी फॉर्मेशन वाला प्रोसेस में क्या होता है, हीट रिलीज होती है। कोई भी ब्रेकिंग वाला प्रोसेस उसमें क्या होता है, हीट जो है वो क्या होती है, अगर बॉन्ड ब्रेक हो रहा है इसका मतलब हीट जो है रिक्वायर होगी, समझा, हीट लगेगी अंदर आएगी। और अगर हीट या एनर्जी की बात करें, एनर्जी लगेगी। और अगर बॉन्ड फॉर्म हो रहा है इसका मतलब एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी। अंडरस्टूड बेटा, ये दिमाग में रख लो आप, साइड में ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको लिख के रखो, ये जिंदगी में आपको काम आएगा, फ्यूचर में हर जगह केमिस्ट्री में काम आएगा, कि कोई बॉन्ड अगर ब्रेक हो रहा है, राइट ना, ये अगर ब्रेक होता है तो आपका जो है एनर्जी रिक्वायर होंगी, मतलब एनर्जी अंदर आएगी, इन होंगी, बराबर। और इन हुई इसका मतलब एंडोथर्मिक हो गया, ये प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे एंडोथर्मिक।
सिमिलरली अगर जो है ये बॉन्ड एच और सी एल था, एस सी एल बना, मतलब बॉन्ड फॉर्म हुआ, तो फॉर्म अगर हो रहा है तो फॉर्मेशन के टाइम पे क्या होता है, एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। और एनर्जी रिलीज हो रही है इसका मतलब हीट भी रिलीज होंगी, हीट निकलेगी तो क्या है, ये एक्सोथर्मिक होगा। तो क्या होगा, एक्सोथर्मिक। अंडरस्टूड। सेम ये NaOH का आपको कोई नहीं बताएगा, आपके कोई भी आप देख लो, कहीं पे भी देख लो, यूट्यूब पे देखो या इधर उधर किधर भी देखो, ये मैंने देखा होगा, कोई नहीं बता रहा है। हाँ, मैं ये बोल रहा था, राइट, मैं आपको कुछ बोल रहा था, मैंने ऑन किया होगा। तो तो मैं ये बता रहा था आप लोगों को कि ये जो NaOH वाली रिएक्शन आपको कोई नहीं बताता है कि इसमें से हीट क्यों निकल रहा है, आपको ये बता के समझा दिया था, छोड़ दिया था कि इसमें भी NaOH में भी पानी डालेंगे तो हीट निकलेगी, वो भी एक्सोथर्मिक है, और उस टाइम पे भी आपका जो बॉटम है बीकर का वो हॉट हो जाएगा, ऐसा बताते हैं। मगर आपको यहाँ पे रीज़न दे देता हूँ कि क्यों होता है, क्योंकि ये बहुत लंबा प्रोसेस है, इसलिए कोई बताता नहीं है या फिर किसी को मालूम नहीं होता, डिपेंड करता है टीचर को क्या है। पर मैं बताता हूँ होता क्या है, जब पानी में NaOH डालेंगे, क्या है NaOH, राइट ना, NaOH को पानी में डालेंगे तो क्या क्या होता है उसके अंदर। जैसे पानी में NaOH को डालेंगे तो पहला पॉइंट जो है हमारा क्या होगा, यहाँ पर NaOH टूटेगा, NaOH क्या होगा, ब्रेक होगा, Na और OH का बॉन्ड टूटेगा। बॉन्ड ब्रेक हुआ, मैंने आपको बोला बॉन्ड ब्रेक होगा, इसका मतलब क्या होगा, एनर्जी बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए एनर्जी रिक्वायर होगी, एनर्जी लगेगी, मतलब इन होंगी, और एनर्जी इन हुई इसका मतलब हीट भी इन होंगी, हीट इन द आई इसका मतलब ये रिएक्शन जो है एंडोथर्मिक है। ठीक है, एंडोथर्मिक। एट द सेम टाइम जो पानी है वो एक दूसरे से रिएक्ट करेंगे, और एक दूसरे से रिएक्ट करके, रिएक्ट नहीं करेंगे बोल सकते हम लोग, अट्रैक्ट होंगे एक दूसरे की तरफ। यहाँ का एच जो है वो ओ की तरफ जाएगा, यहाँ का ओ जो है एच की तरफ आएगा, और इनके बीच में हाइड्रोजन फॉर्म बॉन्ड फॉर्म होगा। कौन सा बॉन्ड फॉर्म होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म होगा। ये आपको डीप में कहाँ पे दिखेगा, केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में दिखेगा। यहाँ पे अगर आपको नहीं है तो आपको 11 और 12 में आ जाएगा। तो ये समझो कि यहाँ पर हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के बीच में क्या होगा, केमिकल बॉन्ड अगेन, यहाँ पर क्या हो रहा है, सॉरी केमिकल बॉन्ड फॉर्म नहीं हो रहा है, यहाँ पे जो बॉन्ड है ऑब्वियसली ये ब्रेक हो रहा है। क्यों ब्रेक हो रहा है, ब्रेक होगा तभी जाके इससे रिएक्ट करेगा ना, इसको अट्रैक्ट करेगा, यहाँ पर आपस में अट्रैक्टेड है, तो इससे अट्रैक्ट क्यों होगा, कब होगा, जब वो खुद ब्रेक हो जाएगी। तो ये ब्रेक हो रहा है, यहाँ पे बॉन्ड जो है हाइड्रोजन बॉन्ड जो पानी के बीच में है वो क्या होगा, ब्रेक होगा, और बिकॉज बॉन्ड ब्रेक हो रहा है वापस से एनर्जी क्या होंगी, रिलीज होगी, और एनर्जी रिलीज हुई इसका मतलब हीट इवॉल्व होगी, और हीट इवॉल्व हुई इसका मतलब क्या है, एंडोथर्मिक। सॉरी यार मैं मिस्टेक कर रहा हूँ, वापस मिस्टेक कर रहा हूँ। यहाँ पर जो H2O मॉलिक्यूल है उनके बीच में क्या है, बॉन्ड है, हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। कौन सा बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। द बॉन्ड नहीं, ये एक तरह का ये एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, किसके बीच में, H और हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लाइक ऑक्सीजन फ्लोरीन वगैरह के बीच में, अगर दोनों नजदीक नजदीक आएंगे तो उनके बीच में अट्रैक्शन क्रिएट होता है, उस अट्रैक्शन को हम लोग बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। इसको क्या बोलते हैं,
हाइड्रोजन बॉन्ड, इसको हम लोग डॉट से ही दिखाते हैं। ये हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है बेटा, ये हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है, ये O और H के बीच का बॉन्ड है, जिसको ये कोवेलेंट बॉन्ड है, राइट। जब दो मॉलिक्यूल में, ये मॉलिक्यूल का ऑक्सीजन, ये मॉलिक्यूल के बीच में क्या आएगा, ये नजदीक नजदीक आएंगे तो उनके बीच में अट्रैक्शन क्रिएट होगा, और वो अट्रैक्शन को हम लोग बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, डीप में हम लोग 12th में देखने वाले हैं। तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड जो है यहाँ पर बने, अगर इससे रिएक्ट करना है तो ये बॉन्ड तोड़ना है उनको, हाइड्रोजन बॉन्ड को अपने आप को तोड़ना है, और फिर वाटर मॉलिक्यूल के जाके इससे रिएक्ट करना है, इससे रिएक्ट करना है, Na प्लस एंड OH माइनस से रिएक्ट करना है। तो यानी इसको बॉन्ड टूटेंगे, यहाँ पे बॉन्ड ब्रोक होंगे, और बॉन्ड ब्रोक हुए इसका मतलब क्या होगा, एनर्जी रिक्वायर, बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी क्या होगी, रिक्वायर होती है। यहाँ पे एनर्जी रिक्वायर हो रही है, मतलब एनर्जी अंदर आ रही है, एनर्जी अंदर आ रही है मतलब हीट अंदर आ रही है, हीट अंदर आ रही है, तो इसका मतलब ये भी एंडोथर्मिक रिएक्शन है। ये भी क्या है, एंडोथर्मिक रिएक्शन। मगर क्वेश्चन ये उठता है कि जमीर सर ने तो अभी बोला कि ये NaOH को पानी में डालेंगे तो हीट इवॉल्व होती है, मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। तो ये एंडो एंडो आप सिखा रहे कैसे, तो बेटा मैं जो हो रहा बताते जा रहा हूँ, एग्जैक्टली अभी एंडो से एक्सो कब होगा बताऊंगा आपको। ठीक है, अब होता क्या है, ये वाटर मॉलिक्यूल जो आपस में जुड़े हुए थे, अब वो अलग अलग हो गए, H2O ऐसा सब अलग अलग हो गए, बराबर। अब जैसे ही मैंने, और यहाँ पर NaOH भी अलग अलग हो गया, उसमें क्या हो गया, Na प्लस हो गया अलग, और OH माइनस अलग हो गया। होता क्या है, जो Na प्लस है ना बेटा, वो जो है वाटर मॉलिक्यूल्स की तरफ अट्रैक्ट होंगे, और किसके तरीके से, ऑक्सीजन के तरफ से, ऑक्सीजन के पॉइंट की तरफ से, है ना, और वहाँ से अट्रैक्ट होंगे, और ये Na प्लस और O के बीच में एक अट्रैक्शन गेट होगा, Na प्लस ये O के बीच में अट्रैक्शन गेट होगा, Na प्लस O के बीच में, और ये अट्रैक्शन को हम लोग बोलते हैं आयन डायपोल अट्रैक्शन। ये भी हम लोग 12th में पढ़ने वाले, ये अट्रैक्शन को बोलते हैं आयन डायपोल अट्रैक्शन। सिमिलरली यहाँ पर भी क्या होगा, यहाँ पर O और जो OH का जो O है, और वाटर का जो H है, देखो यहाँ पे दिखाया हूँ मैंने, यहाँ पे दिखाया हूँ देखो, OH का O और वाटर के जो H है उनके बीच में भी अट्रैक्शन क्रिएट होगा, और वो अट्रैक्शन भी आयन डायपोल अट्रैक्शन है। कौन सा है, आयन डायपोल अट्रैक्शन है। और ये अट्रैक्शन क्या हो रहा है, फॉर्म हो रहा है, ये अट्रैक्शन क्या हो रहा है, अब तक ये बॉन्ड टूट रहा था, अब ये क्या हो गया, फॉर्म हो रहा है। अब ये फॉर्म हो रहा है तो ऑब्वियसली यहाँ पे जब कोई भी चीज़ बॉन्ड फॉर्म होती है, मैं बोला था क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है, क्योंकि एनर्जी रिलीज हो रही है इसका मतलब हीट भी इवॉल्व होगी, और हीट इवॉल्व होंगी इसका मतलब क्या है, ये रिएक्शन कौन सी है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक। तो यहाँ पे तीन प्रोसेस हुए, एंडो एंडो और एक्सो। जब NaOH को पानी में डालेंगे तो एक्सो एक्सो सॉरी एंडो एंडो एक्सो होगा। तो फिर एक्सो क्यों है, तो होता क्या है, जितनी हीट इन अंदर आती है उससे ज़्यादा हीट बाहर जाती है। मतलब अगर ये दोनों प्रोसेस के लिए समझो एग्जांपल 80 किलो जूल हीट लगी है, 80 लगी है, तो यहाँ पर जो है वो 100 किलो जूल हीट जो है वो, जब ये बॉन्ड फॉर्म होंगे तो क्या होंगी, निकलेगी, क्योंकि इसको अगर नेट निकालूंगा तो 20 किलो जूल एक्स्ट्रा ही जो बाहर गई है, तो ये रिएक्शन जो है वो एक्सोथर्मिक रहेगी। और जब इसमें भी हम लोग आपके बीकर के बॉटम पे हाथ लगाएंगे तो क्या आएगा, हॉट हो जाएगा। समझा, रिस्पॉन्स प्लीज। एक ही बच्चे को समझा, दो बच्चों को समझा, मैंने बोला ना रिस्पॉन्स करना है। बहुत स्लो है यार तुम लोग। एनी डाउट क्लियर, एनी डाउट, कोई डाउट है बेटा, एम आई ऑडिबल बेटा, आकाश डाउट है बेटा, इंस्टेड ऑफ रेजिंग हैंड आप हाथ उठाने की बजाय आप डाउट पूछो उसमें। अगर आपको कोई डाउट है बेटा, आप थम्स अप यूज़ करना है, हाथ से उठाना नहीं है बेटा आकाश। थम्स अप और हैंड रेज में फ़र्क होता है बेटा। ओके बेटा, थैंक यू। नाउ एक्टिविटी नंबर 2.11, उसमें जाने से पहले देखते हैं और कुछ दिया हुआ है क्या 2.10 के बारे में। तो मैंने बोला द प्रोसेस ऑफ डिजॉल्विंग एन एसिड एंड बेस इन वाटर इज हाईली एसिडिक, राइट ना, मैंने अभी बताया वही बोला कि एसिड और बेस को अगर आप पानी में डालेंगे तो वो एक्सोथर्मिक होता है, वही दिया हुआ है यहाँ पर। इसलिए जब हम लोग डालेंगे तो आपको केयर ले रखना ज़रूरी है, जब भी डालेंगे तो गर्म हो जाएगा। अगर आपका बीच पर कमज़ोर है तो फूट भी सकता है, राइट, ये भी हो सकता है। सेकेंडली वो ऊपर आता है, हीट लिबरेट होती है, इसके से क्या होता है, सोल्यूशन ऊपर आता है। हम लोग फेस अगर नज़दीक करेंगे तो हो सकता है कि मुँह पे आ जाए या समथिंग लाइक हो जाए, इसलिए केयर करना है। मोस्टली हम लोग जब भी ये काम करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, एसिड और बेस को पानी डालने की जगह हम लोग क्या करते हैं, आइस पहले लेते हैं और उसके अंदर एसिड और बेस डालते हैं, समझा हम लोग को।
ये तरीका होता है। उसके बाद वही बोल रहा है कि जल सकता है, ध्यान देना है एंड ऑल। एंड आगे क्या बोला है, बस एक क्यों हुआ तो बता दिया मैंने, ठीक है, जो मैंने बोला वो वही है। नाउ हाउ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड बेस आर, 2.3 पॉइंट क्या हम लोग को बता रहा है कि एसिड जो बेस है वो स्ट्रॉन्ग कितने स्ट्रॉन्ग है, कैसे मालूम पड़ेगा, ठीक है। तो पहले क्या था, स्टार्टिंग में ज़माने में 18 सेंचुरी में हम लोग देखते थे एसिड वो होता था, डेफिनेशन ये आया था हमारा 18 सेंचुरी में कि भाई एसिड वो है जो H प्लस देता है, और जो H प्लस एक्सेप्ट करता है वो क्या है, बेस है, राइट। और दूसरा वे में एसिड का एक और डेफिनेशन है कि जो OH माइनस देगा वो सॉरी बेस का वो डेफिनेशन है जो OH माइनस देता है, वापस रिपीट करता हूँ, जो H प्लस देता है, राइट ना, वो क्या है, एसिड है, जो OH माइनस देता है वो बेस है। ये एक डेफिनेशन है, इसका नाम है अरेनियस थ्योरी। अरेनियस भाई साहब साइंटिस्ट ने बोला था कि जो H प्लस देता है वो एसिड है, जो OH माइनस से देता है वो क्या है, बेस है। उसके बाद लॉरी ब्रॉन्स्टेड आए, दो साइंटिस्ट, उन्होंने क्या बोला, जो H प्लस देता है वो क्या है, एसिड है, और जो H प्लस एक्सेप्ट करता है वो क्या है, बेस है, ठीक है। जो एक्सेप्ट करेगा H प्लस वो क्या है, बेस है। ये हो गया सेकेंड पॉइंट। और एक लो इलेक्ट्रॉन के टर्म में भी है, फिलहाल यहाँ पर उसकी ज़रूरत नहीं है तो उसको बताऊंगा नहीं डेफिनेशन, ठीक है। अब यहाँ पर H प्लस स्टार्टिंग में 18 सेंचुरी में हम लोग क्या करते थे, H प्लस पता करते थे कितना H प्लस है, सोल्यूशन का एसिड है कि नहीं पता करना, ये कितना एसिड का पता करना है, तो हम लोग H प्लस आयन फाइंड आउट करते थे। क्या करते थे, H प्लस आयन फाइंड आउट करते थे। तो H प्लस आयन फाइंड आउट करते थे ना, तो बहुत बड़ा मसला होता था। क्या मसला होता था कि भाई बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन एंड ऑल करना पड़ता था और फिर फाइनल होता था। तो उसको ईजी करने के लिए हम लोग को एक साइंटिस्ट से, मेरे को याद नहीं आ रहा, हम लोग ने क्या किया, पीएच पेपर यूज़ किया या इंडिकेटर यूज़ किया अलग अलग, जो इंडिकेटर जो है हम लोग को ये बताते हैं कि कितना एसिडिक है या कोई सब्सटेंस कितना बेसिक है, समझा। तो यहाँ पर पीएच पेपर यूज़ किया गया। पीएच क्या है, पीएच मतलब क्या, पी स्टैंड फॉर व्हाट, पावर, वी कैन से पोटेंस, क्या है, पी स्टैंड फॉर व्हाट, पोटेंस ऑफ व्हाट, एच मतलब एच प्लस आयन, राइट। तो एसिड का एसिडिटी देखने का है तो हम लोग पीएच पे देखते हैं। और पी ओ एच मतलब पोटेंस ऑफ ओ एच माइनस आयन, ओ एच माइनस आयन का कितना पोटेंस है, वो कितना ज़्यादा है, वो बताता है हम लोग को पी ओ एच। पी एच और पी ओ एच, अंडरस्टैंड। पी एच पेपर जो होता है ना पेपर, पी एच पेपर बेटा, पी एच पेपर होता है तो उसके अलग अलग कलर होते हैं, मैं वही दिखाऊंगा आपको। तो कलर अलग अलग, यहाँ पे एकदम पिंक कलर है, एकदम डार्क पिंक है, तो इसका मतलब बहुत हाईली एसिडिक है, 1 के आसपास पीएच है, राइट। यहाँ पर बहुत ज़्यादा पर्पल या ब्लू में गया तो उसका मतलब ये कि हमारा क्या है, बेसिक है, हाईली बेसिक है, तो आपको कलर से मालूम पड़ जाता है। तो पीएच क्या शो करता है, वो इजी वे है हम लोगों को पता करने के कौन सा एसिडिक है। एग्जाम्पल पहले क्या था कि जैसे कि वैल्यू आई 1.2 इंटू 10⁻⁵, 2 इंटू 10⁻⁻6, तो ये पता नहीं चलता था कि भाई कितना कौन सा एसिडिक है, और जिसको आता है उसको समझ में आएगा, वरना कन्फ्यूजन होता था। तो बेटर है कि जिसको एकदम गए गुजरे के इसको भी समझ में आए कि कौन एसिडिक है कौन बेसिक है, उसके लिए पीएच पेपर इज बेस्ट। पीएच पेपर में क्या होता है कि स्केल जो है 1 to 14 के बीच में होती है, आपका 7 बीच में आता है, 7 जो है वो क्या है, न्यूट्रल है, राइट। और ये क्या है, बेसिक है, और ये क्या है, एसिडिक है। इसका मतलब क्या होगा, अगर आपका 7 से कम अगर पीएच आ रहा है इसका मतलब एसिडिक है, 7 से ज़्यादा आ रहा है इसका मतलब बेसिक है, और 7 अगर आ रहा है तो न्यूट्रल है। एसिडिक नेचर जो है वो क्या होता है, इधर बढ़ता है, और ये बेसिक नेचर बढ़ता है। यहाँ पे एसिडिक नेचर बढ़ता है, मतलब 7 से अगर 6 रहेगा और 1 रहेगा, कोई बोलेगा 1 पीएच एक का है और एक का 6 पीएच है, तो कौन सा एसिडिक ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली 1 वाला एसिडिक है। जितना हम लोग कम की तरफ जाएंगे वैल्यू में उतना वो एसिडिक है, और जितना ज़्यादा की तरफ जाएंगे उतना वो बेसिक है। अंडरस्टूड बेटा, यहाँ तक समझा पीएच के बारे में। यस, इतना समझा बेटा, रिस्पॉन्स प्लीज। ओके बेटा, ओके, थैंक यू। So what we have to do, activity number 12.11, we have to what, we have to check the given substance are acidic or basic or neutral, right ना, by using pH paper। हम लोग को करना क्या है एक्टिविटी में,
हम लोग को पीएच पेपर का यूज करके पता करना है कि जो सब्सटेंस यहाँ पे दिए हुए सारे के सारे एसिडिक है, कौन से बेसिक है, कौन से क्या है न्यूट्रल है। हम लोग को ये पता करना है कि पीएच पेपर में इसका कलर का चेंज क्या आएगा, पीएच की वैल्यू अप्रॉक्स कितनी आना चाहिए, और नेचर ऑफ सब्सटेंस क्या है, सब्सटेंस का नेचर क्या रहेगा वो पता करना। ठीक है, मैं जाता हूँ यहाँ पर। ठीक है, तो पीएच स्केल मैं आपको बता चुका हूँ कि हमारा जो ये कलर देखो यहाँ पे दिया होता है, अगर आप देखेंगे आपके पास ये जो है, अगर टेक्स्ट बुक है तो टेक्स्ट बुक में देखो ये कलर है राइट ना, आपका एकदम पर्पल की तरफ चले गया या ब्लू पर्पल गया तो इसका मतलब वो क्या है हमारा, वो बेस की तरफ गया। और यहाँ पर रेड की तरफ आया, इसका मतलब वो क्या है हमारा एसिडिक है। ठीक है बेटा, ये करेक्ट है, ये रॉन्ग कलर है, भूल जाओ, ये करेक्ट है, मोस्टली यही है। ठीक है, ये करेक्ट कलर है। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर देखते हैं पहला भरेंगे हम लोग। पहला क्वेश्चन है हम लोग को सलाइवा बिफोर द मील, खाने से पहले सलाइवा का कलर क्या होता है। तो अगर मैं सलाइवा लूँ और सलाइवा में पीएच पेपर टच करूँ, तो सलाइवा में पीएच पेपर टच करेंगे तो सलाइवा से जो खाने से पहले का सलाइवा रहेगा तो उसका कलर जो है ग्रीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ग्रीन। तो कलर जो है ग्रीन लिख दो वहाँ पर, ग्रीन हो जाएगा राइट। कलर चेंज में डालना है हम लोग को, ये जो टेबल है मैं टेबल दिया था, चाहिए तो आप ऐसा कॉलम, अगर आपके पास टेक्स्ट बुक नहीं है तो ऐसा कॉलम बना लो, शॉर्ट में स्क्रीनशॉट ले लो इसका पहले, ऐसा कॉलम बना लो। ठीक है, बना लिया कॉलम। आपको क्या करना है, वन बाय वन ये स्क्रीनशॉट ले लो, ये आपको बाद में फिल करना है, सोल्यूशन कौन कौन से करना है बाद में लिख लेना, टाइम नहीं, आप ये खाली फिल करो। मैं बताता हूँ कि चेंज क्या आता है। ठीक है, और क्यों आता है बताऊँगा। तो यहाँ पर पहला क्या है, सलाइवा का करना है। तो सलाइवा अगर लेंगे बिफोर द मील, सलाइवा बिफोर मील, खाने से पहले, बिफोर मील या बिफोर ईटिंग बोलो राइट। तो क्या होगा, ये कैसा होता है, ग्रीन कलर का होता है। ये कैसा होता है, ग्रीन कलर। यहाँ पर ये ग्रीन कलर ना वैसा, तो इसका मतलब पीएच कितना है, तो पीएच 7 अराउंड बोला, अप्रॉक्स बोला तो 7 लिख सकते हैं हम, अप्रॉक्स बोला है तो 7 लिख सकते हैं। कोई पूछेगा एग्जैक्ट वैल्यू कितनी है, तो एग्जैक्ट वैल्यू 7.4 होती है। एग्जैक्ट वैल्यू क्या होती है, 7.4 होती है, बट आपको ठीक है अप्रॉक्स बोला है तो आप 7 लिख सकते हैं। और बिकॉज ये पीएच जो है आपकी 7.4 में जा रहा है, सलावा का पीएच 7.4 मतलब स्लाइटली 7 के ऊपर जा रहा है, तो इसका मतलब ये बेसिक इन नेचर है। आपको यहाँ पे क्या लिखना है, ये बेसिक होता है। ठीक है, नेचर ऑफ सिस्टम में क्या आएगा, बेसिक नेचर। अंडरस्टूड बेटा, यस अंडरस्टूड। देखो बेटा, जितना आप लोग मेरा तो टाइम बचाएंगे रिस्पॉन्स करने में उतना ही ईजी होगा, बराबर। ओके, थैंक यू। नाउ नेक्स्ट टॉपिक वो है सलाइवा आफ्टर द मील, खाने के बाद सलाइवा क्या रहेगा। तो आफ्टर द मील अगर सलाइवा देखेंगे तो ये येलो कलर दिखाएगा, कैसे दिखाता है, येलो कलरेशन दिखाएगा। और येलो कलरेशन दिखा रहा है, इसका मतलब पीएच कितना है। तो येलो कलर कहाँ पे आ रहा है बेटा, यहाँ पर। तो यहाँ पे येलो कलरेशन, येलो येलो ग्रीनिश येलो हो जाता है एक्चुअली, ये ग्रीनिश येलो बोलो, ग्रीनिश येलो राइट। और क्योंकि ये कलर येलो, येलो कलरेशन जो ग्रीनिश येलो है, तो ये 4 to 5 बोलो या 5 के आसपास, तो इसका पीएच जो है 5 हो जाएगा, क्या रहेगा 5। ग्रीनिश येलो कलर है, हल्का ग्रीनिश शेड रहेगा मगर येलो कलर रहेगा, तो 5 है। एग्जैक्ट पीएच इसका अगर कोई पूछेगा तो इसका एग्जैक्ट पीएच होता है 5.8। कितना होता है 5.8। ये एसिडिक है, येलो कलर जिसमें आता है एसिडिक में, तो एसिडिक लिखेंगे, नेचर में क्या आएगा एसिडिक। अंडरस्टूड। नेक्स्ट है लेमन जूस। लेमन जूस आपको सभी को मालूम है कि इसके अंदर सिट्रिक एसिड होता है, तो ऑब्वियसली सभी को मालूम होना चाहिए कि लेमन जूस क्या होगा हमारा, लेमन जूस वो है एसिडिक होगा। ठीक है, नाउ लेमन जूस में आप पीएच देखेंगे इसका, तो पीएच जो है इसका लेमन जूस का कलर जो है, कलर अगर देखेंगे तो पिंक आता है, कलर क्या आता है, पिंक में आता है। और पिंक कलरेशन दे रहा है, इसका मतलब ये जो है यहाँ पर हल्का सा ऑरेंज के पहले थोड़ा पिंक कलरेशन देगा, तो पिंक कलरेशन देगा। इसका मतलब जो है हमारा कलर पीएच क्या है, पीएच 2.5 एग्जैक्टली, एक्चुअल में 3 लिख सकते हैं, 2 to 3 इसका अप्रॉक्स पीएच आएगा, एग्जैक्टली 2.5 होता है। और ये भी एसिडिक होता है, ये भी क्या होता है एसिडिक। अंडरस्टूड लेमन जूस का। नेक्स्ट कलरलेस एडिटेड ड्रिंक है ना, कलरलेस ड्रिंक होते हैं पीने के, तो सॉफ्ट ड्रिंक वगैरह, तो
उसका क्या रहेगा, तो उसका कलर जो होता है वो लाइम ग्रीन होता है। क्या होता है? लाइम ग्रीन होता है, हल्का सा ग्रीन की तरफ होता है। ये जो कलर है ना उसको बोलते हैं लाइम ग्रीन। तो लाइम ग्रीन कलर दिखता है हम लोग को, और लाइम ग्रीन कलर है तो इसका मतलब पीएच जो है आपका कहाँ जा रहा है, आपका 6 के आसपास जा रहा है। ठीक है, तो उसका पीएच जो है वो 6 आएगा, और ये भी क्या है, एसिडिक। अंडरस्टूड। उसके बाद कैरेट, जो कैरेट होता है उसका जूस निकालेंगे, तो उसका कलर जो होता है पीएच का, जब पीएच अपने पेपर डालेंगे उसके अंदर चेक करेंगे तो कैरेट जूस का जो है येलो कलर दिखाता है। येलो कलर आ रहा है तो येलो कलर मैंने बोला ये साइड में आता है, तो यानी 5 to 6 का रेंज आएगा, इसका 5 to 6 का रेंज है। एग्जैक्ट वैल्यू इसकी भी जो आती है वो क्या आती है, 5.6 आती है, और ये एसिडिक है। समझा? कॉफ़ी अगर लेंगे कॉफ़ी, तो कॉफ़ी भी सेम रहता है, कॉफ़ी का पूरा का पूरा सेम रहेगा। कॉफ़ी का जो है वो कलर जो है वो कैसा रहेगा, येलो रहेगा, येलो कलर ही आता है ये कॉफ़ी के अंदर आप डीप करेंगे तो। और रेंज जो है 5 to 6 हो जाएगा, और एग्जैक्ट वैल्यू 5.6। एग्जैक्ट वैल्यू क्या है, 5.6 आएगी, और ये भी क्या है, एसिडिक है, कॉफ़ी भी एसिडिक होती है। अंडरस्टूड। उसके बाद टोमेटो जूस जो है हमारा, अगर आप लेंगे तो उसमें जो कलर आता है बेटा वो इधर का आता है, ये वाला कलर, राइट ना, तो ये वाला कलर आता है, तो इस कलर का नाम जो है बीज ग्रीन। क्या नाम है इसका, बीज ग्रीन कलर। अब बीज ग्रीन कलर का मतलब क्या हो गया, ये कलर को बीज ग्रीन कलर बोलते हैं। और बीज ग्रीन कलर जो है वो कैसे का क्या दिखा रहा है हम लोग को, रेंज कितना आ रहा है हमारा, 4 के आसपास आ रहा है, और एग्जैक्ट वैल्यू कोई पूछेगा तो 4.1, और क्योंकि 7 से कम है इसका मतलब ये भी क्या है, एसिडिक है। समझा? उसके बाद टैप वाटर अगर आप देखेंगे तो टैप वाटर का जो है कलर जो है वो ऐसा रहेगा, राइट ना, 7 के आसपास रहेगा, लाइम ग्रीन बोलते हैं इसको। कलर इसका जो है लाइम ग्रीन आएगा, लाइम ग्रीन, और वैल्यू जो है वो 7 लिखो, और ये क्या हो गया, न्यूट्रल हो गया, क्या, न्यूट्रल, राइट। एंड लास्ट वन, NaOH एंड HCl, ऑब्वियसली वन मोर NaOH लेंगे तो ये बहुत ज़्यादा NaOH बेसिक है ना, तो बेस है तो इधर आएगा, वैल्यू कितनी आएगी इसकी, एक्चुअल में मोर इसके आसपास कलर दिखा, ये तीनों में से कोई भी, एक्चुअल में रेंज जो है 10 to 14 के बीच में रेंज आएगा, डिपेंडिंग अपॉन द कॉन्सेंट्रेशन। तो ये बिकॉज रेंज तुम्हारा पर्पल में दिखा रहा है, इसका मतलब जो है हम लोग लिखेंगे मोर देन 10, वैल्यू क्या आएगी, मोर देन 10 लिखो, ऐसा मोर देन 10। ठीक है, और ये क्या होता है, 10 के ऊपर है, इसका मतलब बेसिक है ये। और ये कलर क्या दिखाएगा, पर्पल कलर लिखो, क्या लिखेंगे, पर्पल कलर, या ब्लूइश पर्पल, या पर्पल, राइट ना, ऐसा कुछ लिखो, राइट ना। टैप वाटर में आप लाइम ग्रीन नहीं लिखेंगे, ग्रीन भी लिखेंगे चलेगा, ग्रीन भी बोलेंगे सर आप लाइम ग्रीन बोल रहे हैं, ग्रीन भी चलेगा। ठीक है, उसके बाद HCl की बात करेंगे तो ये एसिडिक है, ऑब्वियसली ये एसिडिक है तो कम में जाएगा। इसका कलर कैसा आता है, रेड में आता है, कैसा आता है, रेड में आता है, राइट। यहाँ पर ये कलरेशन रॉन्ग दिया हुआ है यहाँ पर, क्योंकि पेज पेपर का ये मैंने डाउनलोड किया हूँ तो सही नहीं आया। रेड कलरेशन मतलब क्या, 4 से कम, लेस देन 4, है ना, लेस देन 4 जो रहेगा वो रेड में आता है। तो हमारा रेड कलर आ गया, इसका मतलब हम लोग बोलेंगे लेस देन 4 है, लेस देन 4 ऐसे लिखेंगे हम लोग, और लेस देन 4 है इसका मतलब ये एसिडिक रहेगा। समझा? 4 और लेस देन 4 आएगा लास्ट में HCl का। यस, अंडरस्टूड। रिस्पॉन्स मी फास्ट, समझा या नहीं समझा? Very good. Thank you so much. Now, so we have done. We have checked how the universal indicator what responds to different solution. अगर अलग अलग solution को हम लोग pH पेपर अप्लाई करेंगे तो what observations comes out we have checked. राइट, क्या क्या होता है वो हमने देखा है, राइट। pH क्या होता है वो भी आपको समझा दिया, pH वर्क कैसे करता है, pH का जो नाम है वो कैसे रखा गया, पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन आयन, राइट ना। pH की वैल्यू क्या होती है, 7 जो है न्यूट्रल होता है, 7 से 0 की तरफ जाएंगे तो वो एसिडिक बढ़ते जाएगा, और 7 से अगर 14 की तरफ जाएंगे तो क्या होगा, बेसिसिटी बढ़ती जाएगी, बेसिक। अगर किसी का 14 है और किसी का 8 है तो मैं बोलूँगा 14 वाला ज़्यादा बेसिक है। बाई, अगर मेरा pH किसी का 5 है किसी का 1 है तो मैं बोलूँगा सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन है, 1 वाला एसिडिक ज़्यादा है। अंडरस्टूड बेटा, यहाँ तक क्लियर?
तो यहाँ पर स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ H प्लस आयन एंड OH माइनस रिस्पेक्टिवली. इफ यू टेक हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एसिडिक एसिड ऑफ सेम कॉन्सेंट्रेशन. अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक चीज़ बोला है जो आपको इम्पोर्टेंट है. यहाँ पर HCl एसिड है, एसिडिक एसिड एसिड है, दोनों भी एसिड है, राइट. अगर मैं इसका 0.1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन ले रहा हूँ, इसका भी 0.1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन लिया, दोनों का सब कुछ सेम है. ये एसिड है, ये एसिड है, ये एच 0.1 मोलर 0.1, मगर दोनों की पीएच अलग रहेगा. क्यों अलग रहेगा? बिकॉज कौन कितना H प्लस आयन प्रोड्यूस करता है वो डिपेंड करता है. मैंने बोला हूँ HCl क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तो ये पूरा के पूरा डिस्ट्रीब्यूट होगा, 100% H प्लस आयन मिलेगा. मतलब अगर मैंने यहाँ पे 0.1 मोल लिया हूँ तो 0.1 मत लो, मैं ऊपर से करता हूँ. HCl है जो 1 मोल है, कितना मोल है? 1 मोल, या फिर 10 मोल है, समझो 10 मोल है, 10 मोल है HCl. तो ऑब्वियसली H प्लस भी कितने बनेंगे? 10 मोल बनेंगे, क्योंकि कंप्लीट डिसोसिएट हो रहा है. समझा? वही एसिडिक एसिड भी एसिड ही है, इसको भी 10 मोल लेता हूँ मैं, 10 मोल लिया, मगर ये कितना आएगा? इसका 5% डिसोसिएट, मतलब यहाँ पे जो H प्लस आयन बनेंगे वो कितने बनेंगे? 0.5 बनेंगे. कितना बनेंगे? 0.5%. अंडरस्टूड? या 0.5 मोल बनेंगे या फिर 0.05 मोल बनेंगे, मतलब बहुत कम बनेंगे. इसका मतलब H प्लस कम बनेगा, इसका एसिडिक कैरेक्टर कम रहेगा, तो इसकी पीएच की वैल्यू जो है वो 5 या 6 के आसपास आएगी, है ना? समझ में आ रहा है हम लोग को? और इसकी वैल्यू जो है ऊपर की तरफ आएगी. अंडरस्टूड? < <4 हो जाएगी. समझा? ओके. नेक्स्ट एक्टिविटी 2.11 मैंने करा दिया, ये आपको आपकी नोट से बनाया हूँ, बाकी मैं दे दूँगा आपको. नेक्स्ट एक्टिविटी नंबर 2.12 है ना. 2.12 जो है हम लोग को करना है एक्टिविटी. इसमें क्या करना है? हम लोग को पीएच ऑफ सॉइल पता करना है, और पीएच ऑफ सॉइल पता करने के बाद हमको कंक्लूड करना है कि सॉइल के लिए बेस्ट पीएच कौन सा होता है वो पता करना है. तो पीएच ऑफ सॉइल पता करने का बहुत ईजी तरीका. स्टेप नंबर 1 क्या बोल रहा है यहाँ पे? अगर आप देखेंगे तो स्टेप नंबर 1 वी हैव टू टेक 2 ग्राम ऑफ सॉइल. देन स्टेप नंबर 2 वी हैव टू ऐड 5 ml ऑफ वाटर इन इट. वाटर ऐड करेंगे. स्टेप नंबर 3 शेक करेंगे अच्छी तरीके से, ताकि इसके अंदर अगर कोई H प्लस आयन है या फिर OH माइनस आयन, वो पानी में क्या हो? डिजॉल्व हो जाए. ठीक है, वो हो गया. उसके बाद सॉइल को फिल्टर कर लेंगे, क्योंकि H प्लस आयन OH माइनस आयन पानी में आ चुका है. पानी में जो आया वो पानी को हमने फिल्टर करने के बाद यहाँ पे मैंने क्या किया? फिल्ट्रेशन के लिए फनल लगाया, राइट. और यहाँ बी मैंने ट्रांसफ़र किया, मेरा टेस्ट ट्यूब भी है, ये टेस्ट ट्यूब से मैंने ट्रांसफ़र कर दिया. और यहाँ पे जो है मैं फिल्टर लगा हुआ. तो यहाँ पर जो है वो सॉइल फंस जाएगा, सॉइल अलग हो जाएगा, और यहाँ पर जो है पानी आ जाएगा, है ना. पानी जिसको शेक किया हुआ है, वाटर जो है, उसको हम लोग फिल्ट्रेट बोलते हैं. क्या बोलते हैं? फिल्ट्रेट. फिल्ट्रेट मिल गया, बराबर. फिल्ट्रेट मिल गया. अब ये फिल्ट्रेट को मैंने कलेक्ट किया. नाउ व्हाट वी हैव टू यूज यूनिवर्सल इंडिकेटर लाइक पीएच पेपर एंड चेक वेदर दिस सोल्यूशन इज एसिडिक और नॉट. हम लोग को ये यूनिवर्सल पीएच पेपर का यूज़ करके, यूनिवर्सल इंडिकेटर पीएच पेपर मतलब सॉरी यूनिवर्सल इंडिकेटर पेपर मीन्स पीएच पेपर अगर यूज़ करेंगे हम लोग, पीएच पेपर यूज़ करेंगे और डीप करके देखेंगे कि वेदर इट इज एसिडिक और बेसिक. अंडरस्टूड? तो यहाँ पर ये सोल्यूशन जो है वो इट कुड बी क्या होगा? अच्छा, पीएच पेपर यूज़ करो, या फिर आप अगर आप करेंगे तो आप पीएच पेपर यूज़ करते चलो. तो पीएच पेपर यूज़ करेंगे तो पीएच पेपर अगर रेड की तरफ जाएगा, इसका मतलब क्या है? वो एसिडिक है. पीएच पेपर ब्लू की तरफ जाएगा, ब्लू पर्पल की तरफ जाएगा, तो इसका मतलब बेसिक है. तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये जो सॉइल है, ये जो सोल्यूशन है, ये रेड भी बन सकता है, मतलब पीएच पेपर इसमें डिप करने के बाद रेड भी टर्न हो सकता है, या ब्लू में भी टर्न हो सकता है, राइट ना. अब ये कैसे? तो ये डिपेंड करता है सॉइल पे. कुछ सॉइल जो है एसिडिक नेचर के होते हैं, कुछ सॉइल जो है वो बेसिक नेचर के होते हैं, और कुछ सॉइल जो है न्यूट्रल नेचर के होते हैं, राइट. तो सॉइल कौन सा आपने लिया है उसके बेसिस पे ये टर्न होगा. ऐसा कहीं रिजल्ट नहीं है कंपलसरी कि ये एसिडिक दिखेगा या बेसिक दिखेगा, ऐसा कहीं पे नहीं है. आपका जो कलर चेंज है वो जो है वो रेड की तरफ भी जा सकता है, या फिर ब्लू की तरफ भी जा सकता है, राइट ना, डिपेंडिंग अपॉन द सॉइल. वही लिखा हूँ मैंने. Understood? Depending on the nature of soil, it will turns to red or turns to blue. Right? If it turns to red, this shows that soil is highly acidic, and if it turns to blue, then it shows that soil is highly basic in nature. Understood? So what we have concluded कि soil की pH क्या होना चाहिए. तो ऑब्वियसली सॉइल जो है बेटर, अगर फर्टिलाइजेशन चाहिए, बेटर हम लोग को ग्रोथ चाहिए, तो मेरे को सॉइल का जो पीएच होना चाहिए ना ही एसिडिक होना चाहिए ना ही बेसिक,
इट शुड बी न्यूट्रल अराउंड 7, pH ऑफ सॉइल शुड बी अराउंड 7 होना चाहिए, तो हम लोग का ग्रोथ अच्छा होगा। अंडरस्टूड। रिस्पॉन्स फास्ट। आउट ऑफ 14 स्टूडेंट्स ओनली 4 आर शोइंग थम्स अप। ये चलो ठीक है। नेक्स्ट हम लोग को पीएच ऑफ सॉइल देख लिया। इसी के अंदर हम लोग को पीएच ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम भी देखना है। इसी के अंदर सब टॉपिक क्या है, पीएच ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। मतलब हम लोग पीएच ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम देखना नहीं है, बस उसके बारे में पढ़ना है। हम लोग को चेकअप नहीं करना है, कोई टेस्ट नहीं करना, उसके बाद में दिया हुआ आपको रीड करके समझ लेना है। तो हम लोग को भी ऑल दैट हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम जैसे कैसे काम करता है अगर हम लोग देखेंगे, तो डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो कैसे काम करता है बेटा। तो हम लोग का जब हम लोग खाना खाते हैं, तो खाना जब है ना माउथ में काम करते, माउथ में हम लोग च्युइंग करते हैं, पहला डाइजेशन कहाँ होता है, हम लोग जब चबाते हैं खाने को तो बड़े मॉलिक्यूल टूट जाते हैं। देन सलाइवा से रिएक्ट करने के बाद जो हमारे खाने में कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट में क्या होता है, अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन नाम के कंपाउंड होते हैं, अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन। तो ये अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन जो है वो ये बहुत ही बड़े बड़े मॉलिक्यूल होते हैं। तो इसको ब्रेक डाउन करने के लिए जो एंजाइम यूज होता है हमारे सलाइवा के अंदर, उसको बोलते हैं अमाइलेज। क्या बोलते हैं, अमाइलेज। ये लोज है, ये अमाइलेज है। ये ब्रेक डाउन करता है छोटे मॉलिक्यूल को, मतलब ग्लूकोज को तोड़ के छोटे मॉलिक्यूल में ब्रेक डाउन किया। फिर जो फर्दर चीज बच गई, जैसे प्रोटीन है, फैट्स है, and हो सकता है कि कार्बोहाइड्रेट के कुछ मॉलिक्यूल बच गए, तो उसको ब्रेक डाउन का काम करने का काम करता है, स्टमक करता है। कौन करता है, स्टमक। राइट। अब स्टमक में अब जाएंगे तो स्टमक में क्या होता है, स्टमक में हम लोग को मालूम है कि दो चीज सिक्रेट होती है, एक होता है पेप्सिन, एक होता है एचसीएल। एचसीएल जो होता है वो हमारे खाने को ब्रेक करने का काम करता है। एचसीएल क्या करता है, खाने को ब्रेक करने का काम करता है। पेप्सिन जो है वो इसकी लाइनिंग करती है स्टमक की, क्योंकि एचसीएल अगर सिक्रेट होता है स्टमक खराब हो सकता है, स्टमक जल सकता है, तो इसलिए पेप्सिन इसकी लाइनिंग करती है। पेप्सिन एक बेसिक सब्सटेंस है जो स्टमक को बचाती है, समझा। एच सी एल सिक्रेट हुआ, और बिकॉज एच सी एल इसमें सिक्रेट हो रहा है, तो हमारा जो पीएच होता है डाइजेस्टिव सिस्टम का वो वेरी होता है। हमारा जो पीएच होता है वो अगर आप देखेंगे तो डाइजेस्टिव सिस्टम जो अपर स्टमक होता है उसमें पीएच होता है 5 to 6 के बीच में होता है। कितना होता है, 5 to 6 के अराउंड 6 बोल सकते हैं हम लोग अपर स्टमक। देन लोअर स्टमक जहाँ पे मेन का अपना ब्रेकिंग हो रही है वहाँ पर ये 4 के अराउंड हो जाता है। और उसके बाद नीचे जब इंटेस्टाइन में जाता है खाना, जब ब्रेकडाउन हो गया है उसमें से मेन जो न्यूट्रिशन है वो हम लोगों ने एब्जॉर्ब कर लिए और बाकी कचरा नीचे जा रहा है, तो यहाँ पर इंटेस्टाइन में फिर से पीएच जो होता है वो क्या हो जाता है, वो कम जो खाना है वो एसिडिक है, उसको बेसिक में कन्वर्ट करना है, तो आप इंटेस्टाइन में जो पीएच होगा वो 7 के आसपास, मतलब बेस की तरफ रहेगा, बेसिक रहेगा। अंडरस्टूड। तो पीएच जो है वेरी होता है, पीएच जो है वेरी होता है ऊपर से नीचे की तरफ। तो अगर कोई पूछेगा व्हाट इज अ मतलब पीएच ऑफ जनरल डाइजेस्टिव सिस्टम का, जनरल ऑन एवरेज पीएच अगर कोई पूछेगा तो 5 to 6 और अराउंड 6 बोल सकते हैं, अराउंड 6 होता है। ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम का पीएच कितना होता है, अराउंड 6। अगर कभी कभार ये एसिड जो हम लोग सिक्रेट हो रहा है ब्रेक डाउन करने के लिए एक्सेस में अगर सिक्रेट होता है, तो होता है कि हम लोग को एसिडिटी हो जाती है। हम लोग को जो एसिडिटी होती है वो इसलिए होती है कि एसिड जो है सिक्रेट हुआ वो एक्सेस में हो गया। अब एसिड में एक्सेस में सिक्रेट हो रहा है तो उसको उससे हम लोग को बचना है। तो कैसे बचेंगे हम लोग, तो हम लोग एंटा एसिड लेते हैं ना, हाँ दुकान में जाते हैं और उसको बोलते हैं एंटा एसिड, राइट। रेंटैक है, रेनिटिडीन है, हम लोगों ने सुना होगा। रेनिटिन एंटीस्टेमाइन है, वो क्या होता है आपको 12 में बताऊंगा। एंटा एसिड लिया हम लोग, रेंटैक। रेंटैक क्या करता है बेटा, रेंटैक जो होता है एक्चुअल में बेस होता है, बेस लाइक माइल्ड कोई भी बेस ले लो, माइल्ड बेस, यहाँ लिखे नहीं जा रहा इसी रीजन के लिए। एंड दूसरा या फिर मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का फॉर्मूला क्या है, MgO ट्वाइस, राइट। तो ये सारे सब्सटेंस को हम लोग एज अ बेस या एज अ एंटा एसिड यूज करते हैं। तो ये बेस होता है, तो जब एसिड से रिएक्ट करता है तो उसको न्यूट्रलाइज कर देता है और सॉल्ट एंड वाटर में कन्वर्ट कर देता है, हमारा जो एसिडिटी चली जाती है। अंडरस्टूड, समझा। तो पीएच ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम समझ में आया। नाउ वी हैव टू सी द पीएच चेंज एज कॉज ऑफ टूथ डिके। मतलब टूथ डिके क्यों होता है, उसका कॉज क्या है, क्या रीज़न की वजह से जो है वो टूथ डिके हो रहा है। तो टूथ जो होता है
पहले टूथ देखिए स्टार्ट कहाँ होता है, जब पीएच माउथ का जो पीएच है वो लेस देन 5.5 हो जाता है। किसी किसी के दांत टूटते हैं ना बेटा, तो दांत टूटने का रीजन ये है बेटा, क्योंकि दांत में जो है हमारा जो माउथ का पीएच अगर किसी किसी के नहीं टूटते, हर किसी के नहीं टूटते, जिसके दांत टूट रहे हैं इसका मतलब उसके माउथ का पीएच जो है वो 5.5 से कम हो रहा है। क्यों हो रहा है उसका रीजन बताऊंगा। अब ये समझो कि कैसे माउथ डिके नहीं होता और होता क्यों है। पहले जो दांत जो होते हैं हमारे, वो किससे बने होते हैं, कैल्शियम फॉस्फेट से बने होते हैं। तो वाटर में इनसेल्यूबल होते हैं, जैसे सलाइवा में सलाइवा पानी होता है, तो या पानी पीते हैं हम लोग तो डिजोल्व नहीं होते, इनसेल्यूबल नहीं होते, इसका मतलब कोई एसिडिटी टूटते नहीं। बट अगर पीएच हमारा 5.5 से नीचे हो जाएगा तो दांत जो है वो कोर्ड हो जाती है, एकदम लग जाती है बोल सकते हैं हम लोग, या फिर कमजोर हो जाते हैं और टूटना स्टार्ट होते हैं। अब ये क्यों टूटते हैं या पीएच जो है 5.5 से नीचे क्यों होता है, तो क्या होता है जब हम लोग खाना खाते हैं और खाना खा के ऐसे सो जाते हैं रात में, या फिर खाना खा के हम लोग उसको कुल्ली नहीं करते, साफ नहीं करते माउथ को, तो क्या होता है कि हमारे दांत में जो फंस जाता है खाना, फूड है, फूड स्टफ है, या फूड सब्सटेंस बोलो, राइट, मैं यहाँ पे लिख नहीं पाऊँ, फूड सब्सटेंस बोलो, या फिर अगर शुगर खा रहे तो शुगर बोलो, तो शुगर के मॉलिक्यूल फिर दांत में जाके बैठ जाते हैं, और दांत में बैठ जा जाते हैं तो बैक्टीरिया क्या करते हैं, बैक्टीरिया को काम दिया गया ऊपर अल्लाह ताला ने, या फिर बोलो ऊपर वाले ने, ये काम ऊपर वाले ने क्या किया है, उसने इसको साफ करने का काम दिया है। मतलब क्या, बैक्टीरिया का काम क्या है, वो एसिड सिक्रेट करता है ताकि ये जो है वो वहाँ से निकल जाए, वो ज़्यादा देर वहाँ पे रहे नहीं और निकल के वापस से पेट के अंदर चले जाए। अब वो वहाँ पे रहते हैं तो इसको सीक्रेट कर खराब इसको हटाने के लिए बैक्टीरिया ने एसीएल सीक्रेट किया, एसिड सीक्रेट किया, और बिकॉज एसिड सीक्रेट होता है तो उसमें वो पीएच जो है वहाँ पर 5.5 होता है और उससे दांत खराब हो जाता है, बराबर। इसलिए हम लोग करना क्या चाहिए, यहाँ सोल्यूशन क्या है, आपको रेगुलर बेसिस पे माउथ क्लीन करना है। बाद में दांत घसने की बात नहीं कर रहा हूँ, दांत घसने के लिए टूथपेस्ट जो करते हैं हम लोग वो सुबह और रात में करेंगे, सफिशियंट है 2 बार, मगर कुल्ली करना, हर खाने के बाद कुल्ली करना जरूरी है ताकि आपके माउथ में कोई चीज़ बैठी ना रहे और आपका दांत जो है सही सलामत है। नेक्स्ट, टूथपेस्ट जो है वो ऐसा यूज़ करो कि वो जो बेसिक में हो। ऑब्वियसली अगर दांत में एसिडिक रहेगा तो बेसिक में अगर पीएच रहेगा टूथपेस्ट का तो बेटर रहेगा कंपेयर। अंडरस्टूड, समझा बेटा। यस यस, माय मिस्टेक बेटा, मैंने देखा नहीं। ओके, सो वी विल स्टॉप ओवर हियर, मेरा टाइम नहीं देखा मैंने। Okay, so we will stop over here. Next time we will start with activity number 12.13. टिल यार जितना हुआ है आपको नेक्स्ट सेक्शन में पढ़ के आना है। मैंने होमवर्क की बात की, अगर मेरे को टाइम नहीं मिला देने के लिए, मे बी शायद आपको आज होमवर्क दे दूँगा, तो बी रेडी फॉर दैट। थैंक यू सो मच। ओके।